हेलो प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले बच्चों चैप्टर नंबर 5 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। देखिए, जब प्राथमिक क्रियाएं जो है ना प्रकृति से जुड़ी रहती हैं बच्चों। जैसे कि यदि हम आपको एग्जाम्पल दें कि यदि हमें कोई बिस्किट बनाना है तो बिस्किट के लिए हमें चाहिए मक्का। क्या चाहिए? मक्का चाहिए नाजू। तो मक्का हमें खेतों से मिलेगा। तो जो जो कच्चा माल होता है ना बिस्कुट का, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और जब वो माल फैक्ट्रियों में आता है, शहरों में जहाँ बिस्किट बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं बच्चों विनिर्माण। यानी हाथ से जो काम होता है, यानी जो बिस्किट बनता है उसको बोलते हैं क्या? विनिर्माण। और वही जो है द्वितीयक श्रेणी में आता है। इसमें हमें यही पढ़ना है, फैक्ट्रियों उद्योगों इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएंगी। वीडियो कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको दिए गए हैं 4 विकल्पों में से एक विकल्प छांटना है आपको। तो सबसे पहले आपका देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपका जो असत्य क्वेश्चन है वो है आपका बच्चों कौन सा, जो खा वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका बिल्कुल असत्य है कि चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। क्योंकि स्वच्छंद उद्योग किस पर आधारित होते हैं? औजारों पर आधारित होते हैं, छोटे छोटे टूल्स पर आधारित होते हैं। जैसे कि यदि कोई मोबाइल उद्योग है ना तो वो कहलाएगा बच्चों स्वच्छंद उद्योग। लेकिन आपका जो चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल है ना वो आपका जो है स्वच्छंद उद्योग नहीं कहलाएगा। मोबाइल उद्योग जो है छोटे छोटे टूल्स की मदद से बनता है, तो उसको हम स्वच्छंद जो है उद्योग कह सकते हैं। इसलिए यह जो है वो गलत है। ठीक है बच्चों। दूसरा है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो बच्चों व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, अपना खुद का जो है वो उसको बोलते हैं पूंजीगत। याद रखना, पूंजीवाद यानी पूंजीपति। तो जो अपने मुकेश अंबानी जी हैं उनका जो उद्योग है वो पूंजीवादी उद्योग है ना, पूंजीपति हैं वो, व्यक्तिगत है ना, कोई सरकारी स्वामित्व उनका है ही नहीं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है आधारभूत उद्योग जो होते हैं ना वो कच्चे माल का उपयोग करता है। जैसे प्राथमिक क्रियाओं में जो आती हैं वो सब जो है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मक्का की तैयारी, गेहूं की तैयारी, ये सब है ना, गन्ना की तैयारी करना शक्कर के लिए, तो ये आधारभूत उद्योग हैं। ठीक है बच्चों। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? सही मेल खाता है। तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर है कि जो आपका लौह इस्पात उद्योग है ना पिट्सबर्ग में है। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात मतलब बच्चों हो गया क्या कि लोहा, जो लोहा बनता है ना जिससे वो कच्चा माल, वह लौह इस्पात कहलाता है। जिससे कच्चा माल बन, जो कच्चा माल होता है ना लोहे का, जैसे जमीन से खुदता है ना लोहा, ठीक है, तो जब तक वो कच्चा माल रहता है तब तक उसको अन्य उपयोगी सामग्रियों में ना बदला जाए तो तब तक वो क्या है, लौह इस्पात कहलाएगा। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो पिट्सबर्ग में स्थित है। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों किस पर, अब हम चलते हैं टिप्पणी लिखना है आपको, 30 शब्दों में कम से कम आंसर देना है। तो सबसे पहले उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए बच्चों समझ में अगर आपके आ जाए तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस समझना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी मतलब जिसमें हाई टेक्निकल चीज़ों का यूज होता है। ठीक है बच्चों। अब बताइए, अब हाई टेक्निकल यूज किस में होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर बनाना है, मोबाइल्स बनाना है, चिप बनाना है, सिम बनाना है ना, मेमोरी कार्ड बनाना है, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क बनाना है, डिस्क बनाना है, कोई भी इस तरह का जो हाई प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी वाला उद्योग होता है उसको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। देखो इसका आंसर है क्या कि ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं। एक लाइन आपको क्लियर हो गई, जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण और विकास गहन शोध के बाद किया जाता है। बस इतना ही लिखना है बच्चों। आपको कितना लिखना है? ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं, इनमें उन्नत वैज्ञानिकी और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं वैज्ञानिक और विकास शोध के बाद किया जाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कुशल श्रमिक यानी कुशल प्रशिक्षक है ना, उनको ट्रेनर मतलब ट्रेंड जो वर्कर होते हैं उनको ही काम मिल सकता है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर की क्या है टिप्पणी आपके लिए, विनिर्माण। विनिर्माण मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, विनिर्माण का हाथ काम होता है हाथों से काम करना। ठीक है। देखो फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो सब विनिर्माण कहलाता है। ठीक है बच्चों। देखिए आप लिख सकते हैं क्या
कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें यंत्रों व मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती हैं। देखो इतना ही आपको लिखना है। विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनाना, लेकिन बच्चों अब जो है आपको पता है कि टेक्निकल जमाना आ चुका है, रोबोट अब वो काम करने लगे हैं, मशीनें वो काम करने लगी हैं, कहेंगे तो उसको भी विनिर्माण ही याद रखना। जैसे अब गन्ना कट के फैक्ट्री में आ जाता है तो मशीनों द्वारा उसकी शक्कर बनाई जाती है, तो वो भी एक विनिर्माण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है बच्चों, और आगे देखो समझने के लिए पढ़ लेते हैं। जैविक और अजैविक पदार्थों को उत्पादन के रूप में यांत्रिकी एवं रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जैविक और अजैविक जो पदार्थ होते हैं उनको आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तित करना ही विनिर्माण कहलाता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि गन्ना है तो उसको शक्कर में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, लौह इस्पात है, लौह इस्पात को यदि हम किस में बदल दें, लोहे की बहुत लंबी लंबी छड़ या एंगल में बदल दें तो भी उपयोगी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से लौह इस्पात जब तक उपयोगी नहीं है जब तक वो विनिर्मित होकर उपयोगी वस्तु में ना हो जाए। अगला है आपका स्वच्छंद उद्योग। में आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्वच्छंद उद्योग जो औजार और टूल्स पे आधारित होती हैं। जैसे कंप्यूटर का अगर फैक्ट्री है जहाँ कंप्यूटर बनाए जाते हैं तो बच्चों को स्वच्छंद उद्योग कहलाएगा, क्योंकि अनेक तरह के टूल्स जुड़ के एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इन उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावित नहीं होती। मतलब जो ट्रेडिशनल कारक हैं जो पुराने जमाने के, वो क्योंकि ये टेक्निकल उद्योग है, ठीक है बच्चों, बल्कि इन्हें कहीं भी औद्योगिक संकुलों में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों का तैयार माल होता है। अब जैसे कोई मोबाइल फैक्ट्री है तो मोबाइल फैक्ट्रियों में जो माल चाहिए तो वो दूसरी फैक्ट्रियों में जो माल बन रहा उसी इकट्ठा होकर आता है। जैसे कहीं पर सिम बन गई, कहीं पर मेमोरी कार्ड बन गया, कहीं पर स्क्रीन बन गई, और ये सब इकट्ठा होकर एक जगह आते हैं, तब एक जगह पर मोबाइल बनता है। इसलिए दूसरी फैक्ट्रियों का कच्चा माल इस फैक्ट्री का जो है इस फैक्ट्री में आता है और वो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब बच्चों आपके लिए विस्तार से लिखने के लिए प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, इनको भी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। तो प्राथमिक गतिविधियां हैं जो पर्यावरण से संबंधित होती हैं, कच्चा माल या आधारभूत उद्योग जो है प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इसके बाद जो विनिर्माण उद्योग है ना वो द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित है। अच्छा, एक तृतीयक क्षेत्रक भी होता है, उसमें सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है, सेवाएं से कॉल सेंटर में आप जो फोन करते ना कि हेलो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो सब तृतीयक क्षेत्रक में वो हाँ आती हैं। ठीक है बच्चों, देखो रिटेलिंग हुआ, विज्ञापन हुआ, ये सब तृतीयक क्षेत्रक में आता है। देखो प्रथम प्राथमिक गतिविधियों में आप क्या लिख सकते हैं, सुनिए बच्चों। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। ये सब प्राथमिक गतिविधियों में आता है, ध्यान रखना। जो प्रकृति से प्राप्त चीजें होती हैं वे डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंच जाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशु पालन, मछली पालन, वनों से लकड़ी, कंदमूल, फल, अन्न उत्पादक एकत्रित करना, कृषि और खनन, ये सब चीजें शामिल होती हैं बच्चों। ये 3 पॉइंट आप लिख दें, ज्यादा नहीं आपको लिखना है, क्योंकि इसमें आपको द्वितीय क्षेत्रक का भी लिखना है। ठीक है, अब हम द्वितीय क्षेत्रक में आप क्या लिख सकते हैं, देखो द्वितीय क्षेत्रक में आप लिखेंगे कि इन मानवीय क्रियाकलापों में वे आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों और उन्हें परिवर्तन किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, विभिन्न यांत्रिकी मशीनों द्वारा इन प्राकृतिक उत्पादों को अन्य उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखाने, औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, मतलब फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। तो 3 पॉइंट आप इसमें लिख दें, 3 पॉइंट आप उसमें लिख दें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि विश्व के विकसित देशों उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक प्रौद्योगिकी क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो देखो हमें क्या कौन सी प्रवृत्तियों की विवेचना की है, चर्चा करनी है। देखो आधुनिक औद्योगिक क्रियाएं, आधुनिक मतलब नए जमाने की, नए जमाने में कैसे कैसे उद्योग हैं, उनका क्या काम है, कैसे काम किया जाता है, कितने जल्दी क्या मतलब कैसा होता है, उन सब की प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है। तो 3-4 पॉइंट में आप करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे आप श्रम, क्या लिख देंगे, श्रम का विशिष्टीकरण। आधुनिक जो उद्योग हैं आज के समय के, उसमें देखो क्या होता है, श्रम मतलब मजदूरी किस प्रकार की होनी चाहिए। देखो शिल्प विधि, कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। इन
उद्योगों में जो आधुनिक प्रकार के उद्योग, तो बच्चों आधुनिक प्रकार के उद्योगों में आदेशानुसार काम किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है जैसे अगर मोबाइल है, मोबाइल फैक्ट्री है या फिर कोई सिम फैक्ट्री है या सिम बनती है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भर भर की सिम बना रहा है, रोज की जितनी हो सके उतनी छाप रहा है, ऐसा तो नहीं है। जितना आदेश मिला है उतना ही तो काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करे जिसमें विशिष्टता आ जाए। यानी इसमें आप ये लिख सकते हैं सीधी सीधी बात कि इन उद्योगों के लिए, आधुनिक उद्योगों के लिए जो श्रम होता है वो विशिष्टता पर आधारित होता है, कौशल प्रशिक्षण पर आधारित होता है। प्रशिक्षित श्रमिक ही इन उद्योगों में काम करता है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा देखो इंजीनियर्स वगैरह ही तो इनमें काम करेंगे और इंजीनियर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगला दूसरा आप क्या लिखेंगे, देखो दूसरी पॉइंट लिखेंगे यंत्रीकरण। इन इन उद्योगों में अधिकतर क्या यंत्र यानी मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे कि देखो यंत्रीकरण का तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का उपकरणों का प्रयोग है। स्वचालित कारखानों को निर्वेश एवं समवर्त पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त किया गया है। इनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, जो कि अब पूरे विश्व में दिखाई देने लगी हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि यंत्रीकरण मतलब इन उद्योगों में यंत्रीकरण ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें जो हो, तो बच्चों अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे समझिए कि प्रौद्योगिकी नवाचार, इसमें हमेशा यही कोशिश की जाती है कि प्रोडक्ट को कितने अच्छे से अच्छा आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा। अब जैसे आप देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि शक्कर बनानी है या नमक बनाना है, तो इसमें आप ये बताइए कि आप नमक को कितने अच्छे से अच्छा बना सकते हैं या शक्कर को। अब शक्कर तो जैसी है वैसी रहेगी ना, ठीक है, उसको क्या अच्छा कर सकते हैं आप। लेकिन मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल जैसी चीज़ों में, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, इनमें आप देखते हैं कि हमेशा नए नए जो है आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें बस यही है प्रौद्योगिकी नवाचार में कि हमेशा प्रोडक्ट को कुछ नया प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो देखो इसमें अब आपको समझ में आएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार में शोध तथा विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण तथा अपशिष्ट मतलब जो गलत चीज़ें हैं उनको हटाना, और जो अच्छी नई चीज़ें हैं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला है संगठनात्मक ढांचा। तो देखो इसको आप ऐसा करना, इसके बाद आप सीधा करना प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, अच्छा जी वाला कर देना, क्या अनियमित भौगोलिक वितरण। इसमें आप यही लिख देना अनियमित भौगोलिक वितरण, मतलब कि 3 पॉइंट तो बे हो गए, चौथा आप ये लिख देना। इसको क्या है देखिए समझिए, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों तक सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूमि पर इसका विस्तार है। ये क्षेत्र आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। जहां पर बृहद कारखाने स्थापित हैं, वहां हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है, साथ ही हजारों मनुष्यों का भरण पोषण भी होता है। कहां पर अनियमित भौगोलिक वितरण को आप यही लिख देंगे कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा पर रोजगार दिया जाता है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक शक्तियां बढ़ गई हैं, क्योंकि देखो जहाँ ही उद्योग होंगे तो वहाँ विकास भी होगा, और विकास जहाँ होगा तो बच्चों जहाँ विकास होगा, जहाँ आर्थिकता बढ़ेगी, वहाँ पर जो है सभी लोग अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। मतलब कहने का ये है कि जो अच्छे अच्छे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, उद्योग हैं, वो महानगरों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं और अलग जगह क्यों नहीं, जैसे गांव में क्यों नहीं कोई उद्योग स्थापित होता है। तो बच्चों इसका यही रीजन है कि गांव में इसलिए नहीं होता है कि गांव में जो है परिवहन की सुविधा, लाइट की, संचार की, साधन की और रोजगार की सुविधा, ठीक है, सबसे मेन चीज होती है रोजगार और काम करने वाले मजदूरों की सुविधा। कुशल श्रमिक भी तो चाहिए जो शहरों में ही मिल पाते हैं हमको, ठीक है। देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योगों का बड़ा योगदान है। मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख उद्योग हैं, किंतु उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जितने भी उद्योग हैं ना, ये नवीनतम पीढ़ी का जो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिकी, इंजीनियरिंग और सब चाहिए, शोध और विकास पर आधारित होते हैं जी, इनको अच्छा होना चाहिए। इसमें संलग्न संपूर्ण श्रमिक शक्ति जो है ना, अधिकतर भाग जो होता है व्यवसायिक होना चाहिए, मतलब इंजीनियर है ना,
आर्किटेक्टर, जैसे मैनेजर, मतलब जो है यही जो लोग हैं इन में लग सकते हैं। अब जैसे गांव में आप जाएंगे तो अधिकतर आपको जो है शिक्षा जो है कम स्तर पर मिलती है ना। लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, और लोग अगर पढ़े लिखे होंगे इंजीनियर वगैरह, तो वो गांव में क्या करेंगे, वो तो शहरों में ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको शहरों में मिलेगी, इसलिए इन जो उद्योग है ये सब शहरों में ही होते हैं। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में रोबोट आधारित कंप्यूटर डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, मशीनें वगैरह और औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। भूदृश्य से विशाल भवनों, कारखानों और भंडारण के क्षेत्र पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग में निर्मित अधिकांश उत्पादनों की मांग महानगरों में अधिक होती है। साथ ही औद्योगिक व कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध हो जाते हैं। अतः विश्व के अधिकांश देश जो हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख नगरों के परिधि क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं। अब चलते हैं हम अगली आखिरी क्वेश्चन पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें कहा गया है अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा है, ऐसा क्यों? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया जो है, बताइए इंडिया में किसी चीज़ की कमी थी क्या? लेकिन इंडिया जो है अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, इसलिए उनने अपना देश भरा है, वो अपने देश को खाली करते गए। ऐसे ही बस अफ्रीका में हुआ, जब अफ्रीका यूरोपीय देशों के अधीन था तो यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को बिल्कुल चूस लिया, वहां से सब कुछ निकाल लिया और अपने देश में भर लिया। ठीक है बच्चों, बस इसीलिए जो अफ्रीका के महाद्वीप जो है सब कुछ होते हुए भी पिछड़ा है, और यूरोप में जितने भी देश हैं सब उन्नत हैं, है ना बच्चों। देखो इसका आंसर हम देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इस महाद्वीप को मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है। इसके पठारी भागों में खनिजों के अपार भंडार हैं। तेल, प्राकृतिक गैस, लोहा, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट, जस्ता महत्वपूर्ण है। मतलब कितना कुछ है बताइए आप, है ना। लेकिन यहाँ अनेक नदियां भी हैं। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसके मरुस्थलीय भाग को जीवन प्रदान करती है। इसी नदी घाटी में मिस्र की प्राचीन सभ्यता भी फूली, मतलब विकसित हुई। एक अनुमान के द्वारा विश्व की 40% संभाव्य जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। मतलब अगर जल विद्युत योजना जहाँ से लाइट प्रोड्यूस की जाती है, 40% विश्व की, बताओ अफ्रीका महाद्वीप जहाँ पर रेगिस्तान है वहां पर संभावित हो सकती है। सोचो आप, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो अफ्रीका महाद्वीप है वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अब सुनो यहाँ से आंसर, इसके अधिकांश भूभाग यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन रहे हैं। आप याद रखना, यूरोप में जितने भी देश रहे हैं उन कुछ देशों ने यहाँ पर जो है शासन किया है। इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने देशों के विकास के लिए किया है। अपने अधीन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था सुधारने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मतलब जहां पर वो राज करते थे वहां की अर्थव्यवस्था सुधारने में उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। जहां से वो आए थे वहां उन्होंने विकास किया। ठीक है बच्चों, इस महाद्वीप के देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है क्योंकि आधारभूत उद्योग व प्रौद्योगिकी को अभी तक विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर जो नए टेक्निकल जमाने के उद्योग थे, काम धंधे थे, वो सब यहाँ पर विकसित ही नहीं हो पाए हैं, जिनके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकें। अतः संसाधनों की बहुलता होते हुए भी महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर।